Hello friends, I am Nitya Sharma. Welcome to the Thul Academy. आप हमसे जुड़ सकते हैं फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से और टेलीग्राम के माध्यम से, जिसकी लिंक आप यहाँ देख पा रहे हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं भारतीय प्राचीन इतिहास की। इसी टॉपिक में पिछले लेक्चर में हमने दक्षिण भारत में जो पल्लव वंश रहे हैं उनके बारे में जाना था। पल्लव वंश में जो भी शासक हुए उनके बारे में हमने पिछले लेक्चर में जाना है। आज हम बात करने जा रहे हैं पल्लवकालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं जो वहाँ पर कला संस्कृति रही है, जो स्थापत्य कला हमने देखी है, उन सब बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पल्लवकालीन राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था की। अगर देखा जाए तो पल्लव वंश में भी वंशानुगत राजतंत्र शासन पद्धति थी। जो वहाँ पर राजा हुआ करते थे, उनके जो पुत्र होते थे वो बाद में उत्तराधिकारी बनते थे। मतलब जो ये इनके यहाँ जो राजनीति में या प्रशासन में जो व्यवस्था थी, ये उत्तर भारत में जो मगध साम्राज्य और मौर्य साम्राज्य में हमने जो व्यवस्था देखी थी वो यहाँ पर प्रभावित थी। उत्तर भारत के जो राजनीतिक आदर्श थे उनको इन्होंने अपनाया हुआ था। तो इस तरह से अगर बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ राजतंत्र जो था वो वंशानुगत था। इसी तरह अगर हम बात करते हैं तो जो राजनीति की अगर हम बात करते हैं, जो प्रशासनिक व्यवस्था की बात करते हैं और जो उस उत्तर भारत में जो राजनीति में जो प्रशासन व्यवस्था थी, मतलब मंत्री परिषद हुआ करती थी, सभाएं होती थी, वो यहाँ पर भी देखी गई हैं। यहाँ पर ग्रामीण सभा और प्रजातंत्र देखा गया है। अगर बात करते हैं तो जो ग्रामीण सभाएं होती थी, गांव में जो सभा, जिसको हम वर्तमान में भी अगर देखा जाए तो जो गांव की सभा होती जिसमें सरपंच इत्यादि होते हैं, तो वो उस समय पर उनका विकास हो चुका था और जिसमें प्रजातंत्र भी समाहित था। अगर हम बात करते हैं तो जो भी ये सभाएं होती थी, यहाँ पर जो निर्णय इत्यादि लिए जाते थे, या हम ये कह सकते हैं कि जो प्रजा होती थी इनका भी व्यवस्था थी, शासन व्यवस्था थी, उसमें जगह सहभागी प्रजा भी थी। इसी तरह अगर हम बात करते हैं तो जो दक्षिण भारत में जो राजा थे, जो पल्लव वंश में अगर हमने देखा है तो पल्लव वंश में भी राजतंत्र में मंत्री परिषद थी। ये मंत्री परिषद जो होते थे, इनको रहस्यदिक दास कहा जाता था। ये जो मंत्री परिषद होते थे ये राजा को सलाह देने के लिए होते थे। इसका उल्लेख हमें वैकुंठ पेरुमल लेख में मिलता है। दक्षिण भारतीय के जो अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं, जिसमें से एक वैकुंठ पेरुमल लेख है, जिसमें से हमें ये पता चलता है कि जो मंत्री परिषद थी, जिसको कि रहस्यदिक दास कहा जाता था, ऐसा हमें उल्लेख मिलता है कि जो राजा का सहयोग करने के लिए, उसे सलाह देने के लिए मंत्री परिषद हुआ करती थी। इसी तरह अगर हम बात करते हैं तो जो प्रशासन व्यवस्था थी, या जो हम राज्य की बात करते हैं, तो ये पल्लव राज्य जो था ये भी विभिन्न मंडलों में विभाजित था, जिसमें कोट्टम, नाडु और गांव में ये बटा हुआ था। और जो मंडल होते थे, इस मंडल के जो प्रमुख होते थे, इनको राष्ट्रिक या कोट्टम कहा जाता था। तो जिस तरह से हमने चालुक्य वंश में, चालुक्य जब हमने दक्षिण भारत में जब चालुक्य की बात की थी तो हमने वहाँ पे देखा था कि राज्य में जो व्यवस्था थी, उसके बाद फिर प्रांत में और नगर में जो व्यवस्था थी, वैसे ही यहाँ पर भी व्यवस्था देखी गई है, जो कि मंडल के हिसाब से बटी हुई है, जिसमें कोट्टम, नाडु और गांव। जैसे हम ये मान सकते हैं कि कोट्टम जो था वो बड़ा सा जिला हो सकता था, नगर व्यवस्था कह सकते हैं, नाडु मतलब तहसील थी, और गाँवों में ये बटा हुआ था राज्य। तो इस तरह से अगर हम बात करते हैं तो जो राज्य था ये विभिन्न मंडलों में बटा हुआ था, और जो मंडल के प्रमुख होते थे उनको राष्ट्रिक कहा जाता था। कई सभाएं आयोजित होती थी, और ये सभाओं की अगर हम बात करते हैं तो ये भी मुख्य रूप से 3 रूप में विभाजित थी, जिसमें से उड़
सभा और ये नगरम में विभाजित थी। अगर हम उड़ की बात करते हैं तो ये सामान्य सभा होती थी जिसमें जो भी विवाद इत्यादि होते थे उनका निपटान होता था। गांव में जो सभाएं आयोजित की जाती थी उनको उड़ कहा जाता था। इसी तरह अगर हम बात करते हैं तो ब्राह्मणों की भी विशेष सभाएं होती थी जिनको कि सभा कहा जाता था। जो धार्मिक नीति हैं इत्यादि और धर्म से संबंधित जो सभाएं हैं या ब्राह्मणों की स्पेशली अगर कोई सभाएं होती थी उसको सभा नाम दिया गया था। इसी तरह अगर हम बात करते हैं तो वणिकों मतलब जो व्यवसायी होते थे या अन्य वर्ग थे उनकी भी एक सभा होती थी। जो व्यापारी वर्ग है इनकी सभाएं होती थी, इसको कहा जाता था नगरम। तो इस तरह अगर हम देखते हैं तो जो सभाएं थी ये भी अपने कार्य के अनुसार विभाजित थी। तो इस तरह अगर हम बात करते हैं तो जो पल्लव राजवंश में जो राजनीति और प्रशासन था इसमें जो राजा था ये वंशानुगत था। जो सत्ता थी ये अधिकतर किस पर थी, ये केंद्र पर थी, राजा के अनुसार थी। और मंत्रिपरिषद जो हुआ करती थी वो राजा को सलाह देने के लिए थी। और जो सभाएं थीं सभाओं में भी जो अगर हम बात करते हैं सामूहिक हित के जो प्रश्न थे उनके विचार के लिए सभाएं होती थी जो कि विभिन्न अपने कार्य के अनुसार बटी हुई थी। तो इस तरह से प्रशासनिक व्यवस्था पल्लव वंश में कुछ इस प्रकार थी। आगे हम जानते हैं पल्लवकालीन सामाजिक स्थिति के बारे में। अगर पल्लवकालीन हम समाज की बात करते हैं तो जो पल्लवकालीन समाज था ये भी अगर हम बात करते हैं तो जो उत्तर भारत थी आर्य सभ्यता थी उससे प्रभावित थे। जो पल्लव वंश था या दक्षिण भारत की अगर हम बात करते हैं तो ये आर्य सभ्यता से प्रभावित थे। यहाँ पर भी अगर हम बात करते हैं तो जो पुरोहित और राजा थे इनका समाज में प्रभाव देखा गया था। या हम ये कह सकते हैं कि जो दबदबा जिसको बोलते हैं वो इनका समाज में था, स्पेशली किसका, पुरोहितों का और राजाओं का। जो राजा होते थे वो भी ब्राह्मण होने का दावा करते थे। और अगर हम देखते हैं तो पल्लव कालीन व्यवस्था में राज्य में जो ब्राह्मण थे इनको भी विशेषाधिकार प्राप्त था। संस्कृत उस समय पर भी चलती थी। जैसे हम अगर दक्षिण भारत की बात करते हैं तो यहाँ पर संस्कृत को भी विशेष दर्जा था। और जो एक लैंग्वेज वहाँ पर चलती थी जो वहाँ की भाषा थी तमिल, तो तमिल और संस्कृत का विशेष वहाँ पर महत्व था। और जो ब्राह्मण होते थे वो संस्कृत का ही प्रयोग करते थे, संस्कृत को देव भाषा माना जाता था। तो इस प्रकार अगर हम बात करते हैं तो जो दक्षिण भारत में आर्यकरण की शुरुआत हुई है वो पल्लव वंश के बाद से ही शुरू हुई है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं तो अगर वर्ण व्यवस्था की बात की जाए तो जो अन्य वर्ग थे, जैसे हम व्यापारी वर्ग की बात करते हैं तो जो व्यापारी वर्ग था इनको वैश्य की श्रेणी पर रखा गया था। जो व्यापार इत्यादि में जो लोग कार्य करते थे इनकी अलग श्रेणी होती थी, इनको वैश्य वर्ग कहा जाता था। लेकिन जो क्षत्रिय और वैश्य की स्थिति थी ये समाज में बहुत स्पष्ट नहीं बताई जा सकती है, क्योंकि जो राजा थे, जैसे हमने वर्ण व्यवस्था की बात आर्य सभ्यता में की थी कि जो समाज था ये वर्ण के हिसाब से बटा हुआ था कि उसमें ब्राह्मण के अलग कार्य थे, वो कर्म कांड पूजा पाठ इत्यादि करते थे। क्षत्रिय जो राजा होते थे वो रक्षा करते थे और वैश्य जो थे व्यापारी होते थे। तो समाज इनसे प्रभावित जरूर था, लेकिन अगर हम बात करते हैं तो जो व्यापारी और क्षत्रिय वर्ग की अगर हम बात करते हैं वो उसके अगर हम बात करें तो स्पष्ट उदाहरण देखे नहीं गए हैं, क्योंकि जो राजा होते थे वो खुद भी ब्राह्मण होने का दावा करते थे। इसी तरह अगर हम बात करते हैं तो जो उस समय पर पल्लवकालीन शासन में क्षत्रिय और वैश्य की स्थिति थी ये समाज में स्पष्ट नहीं थी। शूद्रों की बात करते हैं तो जो उनकी स्थिति थी ये भी कृषि जो था मुख्य व्यवसाय था। वेद पाठ का अधिकार इनको नहीं दिया गया था। इसी तरह अगर हम बात करते हैं तो पल्लवकालीन में समाज में माफ़ कीजिएगा पल्लवकालीन समाज में अगर महिलाओं की स्थिति की बात करते हैं तो ये स्थिति
संतोषजनक थी। हम ये नहीं कह सकते कि ये बहुत ज़्यादा उत्तम थी, है ना। ये स्थिति जो थी इनकी, ये उत्तम तो नहीं थी, ये कह सकते हैं, ये संतोषजनक थी। इनको पुरुषों के समान सामाजिक समारोह में भाग लेने की छूट थी। प्रथा वहाँ पर नहीं देखी गई थी, प्रथा प्रचलित नहीं थी, लेकिन अंतरजातीय विवाह प्रतिबंध था। तो इस प्रकार अगर देखते हैं तो जो अगर हम नियमों की बात करते हैं, इस सामाजिक व्यवस्था की बात करते हैं, तो जो पल्लवकालीन समाज था इसमें वर्ग विशेष की अगर बात की जाए तो पुरोहित और राजाओं का वर्चस्व था। क्षत्रिय और वैश्य की जो स्थिति है वो स्पष्ट नहीं देखी गई है। जितने भी लोग थे जो व्यापार करते थे, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, वो वैश्य वर्ग कहलाता था। शूद्रों की स्थिति की अगर बात करते हैं तो जो ये वर्ग था, ये कृषि इत्यादि का इनका मुख्य व्यवसाय था। वेद पाठ का, संस्कृत इत्यादि का ये पाठ नहीं कर सकते थे। तो जो आर्यकरण की अगर हम बात करते हैं तो आर्य सभ्यता में भी हमने जब उत्तर वैदिक काल में देखा था तो यही व्यवस्था थी कि वहाँ पर भी शूद्रों की यही स्थिति थी। महिलाओं की स्थिति की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो स्थिति देखी गई है ये भी संतोषजनक ही देखी गई है। जिस तरह से अगर हमने गुप्त काल में, अगर हमने अपने पिछले लेक्चर देखे होंगे, गुप्त काल की जब हमने बात की थी, गुप्तोत्तर काल में जब बात की थी, तो महिलाएं जो थी वो प्रशासनिक कार्य में भाग लेती थी। लेकिन यहाँ पर जो स्थिति देखी गई है वो सामाजिक समारोह में तो महिलाएं भाग लेती थी। प्रथा भले ही प्रचलित नहीं थी, लेकिन अंतरजातीय विवाह में इनको प्रतिबंध किया गया था। तो मतलब जो जातीय सिस्टम था या जो हम जातीय व्यवस्था की बात करते हैं वो यहाँ पर, तो जातीय व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं तो वो यहाँ पर प्रचलित थी। तो इसी तरह अगर हम बात करते हैं जो सामाजिक प्रथाएं थी, सामाजिक नियम थे, वो पल्लवकालीन समाज में भी लागू थे। जिसमें से कुछ अगर हम बात करते हैं, जाति नियम इत्यादि जो थे वो विशेष वर्ग के लिए रखे गए थे। ब्राह्मणों को विशेष अधिकार दिए गए थे। और जो अगर हम प्रथाओं की बात करते हैं तो यहाँ पर भी प्रथाएं और नियमों को लागू किया गया था। तो इस तरह से पल्लवकालीन समाज देखा गया है। आगे हम बात करते हैं पल्लवकालीन अर्थव्यवस्था की। पल्लव काल में अर्थव्यवस्था किस प्रकार से थी ये हम जानते हैं। तो अगर हम राज्य आय की बात करते हैं तो पल्लवकालीन समाज में या पल्लव शासन में जो राज्य आय थी इसका मुख्य स्रोत था भूमि कर। और अगर हम भूमि कर की बात करते हैं तो ये हमने गुप्तोत्तर काल में और गुप्त काल में भी देखा था कि जो भूमि थी इसको एक लेन देन के रूप में उपयुक्त किया जाता था। अब वैसे ही अगर हम यहाँ बात करते हैं तो राज्य आय का यहाँ पर जो स्रोत था ये भूमि कर हुआ करता था। भूमि कर की अगर हम बात करते हैं तो ये कृषि पर लगाया जाने वाला कर था। ये जो जिनके पास वन, और या हम ये बोल सकते हैं वन उपवन या बाग बगीचे होते थे उस पर कर लगता था। भूमि संपत्ति इत्यादि पर भी कर लगता था। और ये जो राज्य आय थी इसका प्रमुख साधन था। इसी तरह अगर हम बात करते हैं तो जो किसान वर्ग था, किसान वर्ग पर भी अन्य भार भी थे। जैसे कीजिएगा, किसानों को तो अपनी भूमि पर जो उपज होती थी उसका तो भाग देना ही होता था जो कि 1/6 था। लेकिन जो कि अन्य भार थे वो ये थे कि कई प्रकार से उनको राजा को योगदान देना पड़ता था। जैसे कि वो अन्न और स्वर्ण के रूप में राजा को नजराना देते थे। नजराना की अगर हम बात करते हैं तो ये एक भेंट प्रथा थी। और ये अगर हम भेंट की बात करते हैं तो ये कहाँ पे देखी गई है, ये देखी गई थी ऋग्वेद काल में और उत्तर वैदिक काल में आर्यों के समय पे कि राजाओं को भेंट दी जाती थी जिसको बलि कहा जाता था। और यहाँ पे भी अगर हम देखते हैं तो जो किसान वर्ग था ये राजा को स्वर्ण और अन्य इत्यादि भेंट के स्वरूप में, जिसको नजराना बोलते स्वरूप में देता था। इसी तरह अगर हम बात करते हैं तो ब्राह्मण जो वर्ग था इनको छूट, करों में छूट थी। और कितने प्रकार के कर होते थे अगर हम बात करते हैं, जो पल्लवकालीन शासन था यहाँ पर 18 प्रकार के कर देखे गए हैं जिसमें से सभी करों में ब्राह्मणों को छूट थी। इसी तरह आगे बात करते हैं हम जो ब्रह्मदेय या अग्रहार की अगर बात की जाए
तो ब्राह्मणों को जो भूमि इत्यादि दान दी जाती थी, अगर वो कुछ कर्म कांड इत्यादि कराते थे तो उनको भेंट स्वरूप भूमि या गांव दिए जाते थे, जिनको ब्रह्मदेय या अग्रहार कहा जाता था, ऐसा भी हमें उल्लेख मिलते हैं। इसी तरह अगर हम अन्य कार्य की बात करते हैं जो कि अन्य भार था कृषकों का, वो बेगार के रूप में वो राज कार्य करते थे, बाध्यकारी रूप में जिनके पास अगर फल फूल दूध उनके पास अगर उत्पादन हो रहा है तो भी राजा को या राज्य को वो निःशुल्क उपलब्ध कराते थे। सैनिक अभियान में भी अगर बात की जाए तो सैनिकों के रहन सहन के लिए खान पान की व्यवस्था भी कृषक वर्ग को करनी पड़ती थी। तो अगर इस समय देखा जाए, जैसा कि मैंने बताया, जो कृषक वर्ग था वो शूद्र जो थे अधिकतर उनका मुख्य व्यवसाय कृषि था, और अगर देखा जाए तो जो वैश्य वर्ग था और शूद्र वर्ग था, इन पर ही जो कर का भार था वो सबसे ज़्यादा था। इसके अतिरिक्त अगर हम राज्य आय की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो गांव की सारी खदानें, छिपे हुए खजाने पर भी राजा का अधिकार होता था। इसी तरह अगर हम बात करते हैं तो जो अर्थव्यवस्था की अगर बात की जाए तो जो ये सब कर थे, जितने भी संग्रहित कर थे, ये किस लिए लिए जाते थे? ये राज्य की सेना के लिए लिए जाते थे, सेना के निर्माण कार्यों के लिए लिए जाते थे, जन कल्याण के लिए लिए जाते थे, और जो दान दक्षिणा में जो खर्च किया जाता था वो इन करों के माध्यम से किया जाता था। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो जो ये कर व्यवस्था थी, इसका भार किस पे था? इसका भार था दो ऐसे जो वर्ण थे उस समय पर, जो अगर हम बात करते हैं जो कृषक वर्ग था, जो वैश्य वर्ग था, इन पर कर का भार था, और जितने भी कर से आय प्राप्त होती थी वो राज्य की सेना पर, निर्माण कार्यों पर और जन कल्याण पर खर्च की जाती थी। तो अगर देखा जाए तो इस काल में ब्राह्मणों और पुरोहितों को भूमि दान की गई है, जिसको अग्रहार कहा गया, जैसा कि मैंने भी बताया आपको। तो इस तरह जो अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करते हैं वो पल्लव कालीन में कुछ इस प्रकार की अर्थव्यवस्था देखी गई है। कला और साहित्य की अगर हम बात करते हैं तो पल्लव काल में साहित्य का भी विशेष महत्व रहा है। यहाँ पर जो कांची था, कांची की अगर हम बात करते हैं तो ये, जैसा कि मैंने बताया, जो पल्लव शासक थे इन्होंने कांची को, अब कांची या इसको कांचीपुरम कहते हैं, इसे राजधानी बनाया था, और ये कांची शिक्षा और साहित्य का प्रमुख केंद्र था, जहाँ पर पल्लव काल में जो साहित्य की जो प्रगति हुई थी वो कांचीपुरम से ही हुई थी। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो तमिल के साथ साथ संस्कृत भी प्रचलित थी। संस्कृत में कई ग्रंथ लिखे गए। अगर ग्रंथों की बात करते हैं तो यहाँ पर मत्तविलास जो कि महेंद्र वर्मन के द्वारा लिखा गया। इसी तरह अगर हम बात करते हैं तो जो किरातार्जुनीयम है ये महाकवि भारती के द्वारा लिखा गया। इसी तरह अगर हम बात करते हैं जो काव्यदर्श है, दश कुमार चरित है, ये दंडिन के द्वारा लिखा गया। दंडिन जो कि नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासनकाल में थे। तो इस तरह अगर हम बात करते हैं तो जो साहित्य की अगर बात की जाए तो पल्लव काल में काफ़ी सारे संस्कृत ग्रंथ लिखे गए, जिसमें से कुछ ग्रंथों की हमने बात की, जैसे मत्तविलास है, कीर्तार्जुनीयम है, काव्यदर्श है। तो जो साहित्य की अगर हम बात करते हैं इसका विकास पल्लव काल में भी देखा गया है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं कला की, वास्तुकला की, स्थापत्य कला की, तो पल्लव वंश का स्थापत्य कला में भी विशेष योगदान रहा है। विभिन्न जो शासक रहे हैं पल्लव वंश की, इनके द्वारा स्थापत्य कला को विशेष महत्व दिया गया है, जिसको हम आगे जानते हैं। मंदिरों की अगर बात करते हैं तो इस समय पर मंदिरों की द्रव्य शैली देखी गई है। जैसा कि आप यहाँ पर पिक में देख पा रहे होंगे, जो मंदिरों की शैली दी गई है, ये जैसे शिखर की अगर बात करते हैं तो शिखर पे इन्होंने विशेष महत्व दिया है। और जो द्रविड़ शैली है इसका विकास भी पल्लव काल में ही, पल्लव शासन काल में देखा गया, इसी समय में इनका विकास हुआ था। तो इस तरह अगर हम बात करते हैं तो पल्लव कालीन अपनी कला और स्थापत्य कला के लिए विशेष रूप से
उल्लेखनीय रहे हैं। स्थापत्य कला में जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पर पिक में मंदिर जो थे द्रविड़ शैली में बने हुए थे। आपकी जगह इस काल में वास्तुकला, काष्ठकला, कंदरा कला, तो इस तरह से जो अगर हम बात करते हैं तो मंदिरों में भी कई अलग अलग कलाओं का इसमें रूपण किया गया है, जिसको हम आगे विस्तार से जानेंगे कि और ये भी देखेंगे कि कितने सारे वहाँ पर जो मंदिर हैं, जिन्होंने घूमे होंगे मंदिर वो तो देखे होंगे, लेकिन जिनने नहीं देखे वो भी हम यहाँ से आज जानेंगे कि वहाँ पर। तो जो दक्षिण भारत की अगर हम बात करते हैं, अगर हम वर्तमान में भी देखते हैं तो वहाँ पर जो मंदिरों की बात की जाए वो स्थापत्य कला का विशेष उदाहरण मिलता है, जिसके बारे में आज हम आगे हम विस्तार से जानेंगे। इसी तरह अगर हम बात करते हैं तो जो स्थापत्य कला की बात की जाती है पल्लव कालीन में, यहाँ पर 4 श्रेणी में हम इसको बांट सकते हैं, जो कि 4 श्रेणियाँ जो थी वो प्रचलित थी, जिसमें से पहली श्रेणी की बात करते तो वो है महेंद्र वर्मन शैली। इसी तरह माम्मल या नरसिंह वर्मन शैली, जैसा कि आप यहाँ पे पिक में देख पा रहे होंगे, राजसिंह शैली और नंदी वर्मन शैली। तो जो ये स्थापत्य कला की ये 4 श्रेणियाँ प्रचलित रही हैं, इनके बारे में यहाँ आगे हम विस्तार से जानते हैं। अगर हम महेंद्र वर्मन शैली की बात करते हैं तो महेंद्र वर्मन शैली में अलंकार रहित मंदिर देखे गए हैं। मतलब ये जो मंदिर थे ये बहुत सादगी से बनाए गए हैं, जैसा कि आप यहाँ पिक में देख पा रहे हैं। इसमें किसी भी तरह के कोई सी भी सजावट का, विशेष सजावट का आभास आपको नहीं मिलता होगा। बहुत सिंपल से ये मंदिर बनाए गए हैं। इन मंदिरों को चट्टानों से काट कर बनाया गया है। इनको भज्य भी कहा जाता था। तो अगर ये इन मंदिरों की अगर बात की जाए तो ये कुछ इस तरह से बनाए जाते थे। इसका उदाहरण अगर देखते हैं महेंद्र वर्मन शैली का, तो ये त्रिचनापल्ली, पल्लावरम, ऐसे कई मंदिर हैं जिनके उदाहरण हमें मिलते हैं। तो ये सब आप यहाँ पे पिक में देख पा रहे होंगे कि जो ये मंदिर बनाया गया है ये किस तरह से, देखिए इसका मुख्य द्वार देखेंगे आप तो बहुत छोटे से मंदिर है, और जो शिखर है वो कितने अच्छे से ये बनाया गया है। तो इस तरह से जो महेंद्र वर्मन शैली है इसके मंदिर को जो हमें इस तरह से देखने मिलते हैं। आगे हम जानते हैं माम्मल शैली, जिसे हम नरसिंह वर्मन शैली भी कहते हैं। माम्मल शैली की अगर हम बात करते हैं तो इसमें अलंकरण युक्त मंदिर बनाए गए। मतलब जो ये मंदिर थे ये अधिक सजावट वाले बनाए गए, जैसे कि आप ये बाहरी सजावट देख रहे होंगे और जो शिखर की सजावट देख रहे होंगे, तो इसे काफ़ी अच्छे से सजा के बनाया गया है इस मंदिर को। अगर विशेषता की बात करते हैं तो इस शैली की जो विशेषता है ये मंडप और रथ, इसमें प्रमुख विशेषता बताई गई है। जैसा कि अगर हम सप्त पैगोडा की बात करते हैं या महाबलीपुरम की बात करते हैं, तो यहाँ पर रथ और मंदिरों में जो मंडप बनाए गए हैं उसकी विशेषता रही है। सप्त पैगोडा की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर अगर बात की जाए रथों की, कुल 8 रथ हैं, जिसमें से सबसे बड़े रथ को धर्मराज कहा जाता है और सबसे छोटा जो रथ है वो द्रौपदी रथ कहलाता है। जैसे आप यहाँ पर पिक में देख पा रहे हैं कि जो महाबलीपुरम मंदिर है और जो सप्त पैगोडा मंदिर है ये माम्मल शैली के उदाहरण हैं, और कुछ इस तरह से ये बनाए जाते थे। जो सप्त पैगोडा की अगर हम बात करते हैं तो उसमें जो रथ बनाए गए हैं वो भी, उनकी भी अपनी अलग विशेषता है। महाबलीपुरम की बात करते हैं तो यहाँ पर भी जैसा आप सजावट देख रहे होंगे, तो इस तरह से जो मंदिर बनाए गए हैं इनकी में विशेष सजावट देखी गई है, विशेष रूप से इनको अलंकृत किया गया है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि माम्मल शैली या जिसको नरसिंह वर्मन शैली बोलते हैं वो कुछ इस प्रकार से उनके मंदिर बने होते हैं। आगे हम बात करते हैं राजसिंह शैली की। पल्लव कालीन में जो राजसिंह शैली की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ईंटों और पत्थरों से निर्मित मंदिर बनाए गए हैं और शिखर पर विशेष बल दिया गया है। तो जो ये शैली है इसमें क्या क्या विशेषता देखी गई है। पहली बात ये है कि जो ये शैली है राजसिंह शैली, इसमें ईंटों और पत्थरों से निर्मित मंदिर बनाए गए हैं और
शिखर पर विशेष बल दिया गया है। जैसे कि आप यहाँ पर पिक में देख पा रहे होंगे, उस मंदिर के आप शिखर को देखिएगा तो यहाँ पर जो शिखर है इसको विशेष रूप से इसको सजाया गया है, इस पर अधिकतर कार्य किया गया है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे तो जो शिखर है इस पर विशेष बल दिया गया है। तो जो ये शैली होती है इस पर शिखर पर विशेष बल दिया जाता है। उदाहरणों की अगर बात की जाए तो कैलाशनाथ मंदिर, वैकुंठ पेरुमल मंदिर इसके विशेष उदाहरण हैं। जैसे कि आप यहाँ पर पिक में देख पा रहे होंगे, जो ये मंदिर बनाए गए हैं, जिसे हम जो उदाहरण आप देख रहे हैं ये कैलाशनाथ मंदिर का है। एक वैकुंठ ऊपर जो उदाहरण देख रहे हैं वैकुंठ पेरुमल मंदिर का उदाहरण मिलता है। तो इस तरह से जो ये मंदिर की आप शैली देख पा रहे होंगे ये राष्ट्रीय शैली है, जिस पर कि ईंटों और पत्थरों से निर्मित मंदिर बनाए जाते थे। आगे हम बात करते हैं नंदीवर्मन शैली की। नंदीवर्मन शैली की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो नंदीवर्मन है, नंदीवर्मन से लेकर अपराजित जो पल्लव वंश का अंतिम शासक रहा है, अपराजित तक नंदीवर्मन शैली का पर्याप्त विकास हुआ था। नंदीवर्मन शैली के मंदिर देखे गए हैं। अगर इन मंदिरों की बात करते हैं तो यहाँ पर स्तंभ शीर्षों पर विशेष बल दिया गया है। जैसा आप यहाँ पर पिक में देख पा रहे होंगे कि जो मंदिर है, मंदिर के जो आप यहाँ पर जिसको तोरण द्वार बोलते हैं, यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो स्तंभ हैं, है ना, स्तंभ हैं और शीर्ष हैं, इसको काफ़ी अच्छे से सजाया गया है। जैसे हम मंडप की बात करते हैं ना, तो वो जो सजावट की गई है सामने, जैसे आप यहाँ पे स्तंभ में देख पा रहे होंगे, उसको शीर्ष सहित सजाया गया है, इस पर विशेष बल दिया गया है। इसके उदाहरण की अगर हम बात करते हैं तो कांचीपुरम के मुक्तेश्वर, मतंगेश्वर, परशुराम मंदिर इसके प्रमुख उदाहरण मिलते हैं। तो अगर इस तरह से अगर देखा जाए तो जो दक्षिण भारत में हमें जो स्थापत्य कला का उदाहरण प्राप्त होता है, ये पल्लव शासकों द्वारा बनाए गए जो ये विभिन्न शैलियां हैं, इसके मंदिर आज भी हमें मिलते हैं, जो कि स्थापत्य कला का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। तो इस प्रकार अगर हम बात करते हैं, जो पल्लव काल रहा है ये अपनी विशिष्ट स्थापत्य कला के लिए और मूर्ति कला के लिए इतिहास में उल्लेखनीय स्थान रखता है। तो इस प्रकार आज हमने पल्लवकालीन प्रशासन व्यवस्था, पल्लवकालीन समाज, वहाँ की अर्थव्यवस्था और कला संस्कृति के बारे में जाना। तो ये रहा हमारा लेक्चर। इस लेक्चर से संबंधित आपको कहीं कोई डाउट है, कहीं कोई भी आपको इससे संबंधित कोई क्वेरी है, आप हमें दिए गए व्हाट्सएप पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको आगामी परीक्षाओं की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।